डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य को लेकर अमूमन हम सब लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हम कितने जागरूक हैं, इस पर बातचीत की जानी चाहिए। बच्चों में क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह की बीमारियां उनमें होती हैं और किस तरह से मेडिकल में किस तरह से रेवोल्यूशन आया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति प्रशांत जी। आप पेडियाट्रिक हैं, एमडी हैं और एचओडी हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। मैं बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप लगातार काम कर रही हैं। हम बहुत बेसिक ये प्रश्न जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, कि हम बच्चों के स्वास्थ्य को पेरेंट्स कैसे ध्यान दें, क्योंकि पहले डॉक्टर तो पेरेंट्स ही होते हैं शायद, तो कैसे बच्चों को नरिश करें, कैसे उन्हें ग्रो करें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बच्चों को भविष्य के लिए हम कैसे तैयार करें और उनके ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के प्रति हम कैसे जागरूकता लाएं। वैसे सभी पेरेंट्स को, माँ बाप को ये पता रहता है कि हम अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसकी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। फिर भी कभी कभी आजकल ऐसा हो रहा है कि कई ऐसे फैक्टर्स हो गए जिसके कारण बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है। उनको बार बार बीमारियां होती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण काफी रुकावटें आती हैं। तो उसके लिए हमको पेरेंट्स को टाइम टू टाइम जागरूक करना चाहिए। जैसे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है शुरुआती 4-5 साल में बहुत फास्ट होती है और बाद में एडोलेसेंट एज में काफी फास्ट होती है। तो ये 2 पीरियड्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट 4-5 इयर्स ऑफ लाइफ और बाद में एडोलेसेंट एज में जैसे 12 साल से 17 साल तक, उस टाइम मैक्सिमम इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो हमें वैसे भी बच्चों में उनकी इम्यूनिटी एडल्ट्स के हिसाब से थोड़ी कम रहती है, वो ज्यादा इसमें एक्सपोज होते हैं। जैसे कई बच्चे बार बार बीमार होते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा हमारा अब स्कूल जाने लगा तो बार बार सर्दी खांसी हो रही। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे का खान पान हमारे जैसा नहीं होता है, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। दूसरा, वो हम अकेले घर में या पेरेंट्स जैसे 8, 10, 20 लोगों से मिलेंगे डेली, और बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं वो 500-1000 बच्चों में रहते हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसलिए पेरेंट्स ने ये ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, ताकि वो बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, ताकि वो इन्फेक्शन ना ले। माँ और पिता मतलब पेरेंट्स के स्वास्थ्य का असर क्या बच्चों पर पड़ता है? बिल्कुल स्वास्थ्य का असर, क्योंकि बच्चे हर इसमें एक तो मिमिक करते हैं पेरेंट्स को, जेनेटिकली भी वो मिमिक करते हैं। दूसरा ये कि आपके घर में कैसा वातावरण है, आप क्या खान पान कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। हेल्थ एक सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती, हेल्थ एक मेंटल हेल्थ भी होती है। तो आपको बच्चे जो है ना, आपको बहुत नजदीक से और गहराई से आपको ऑब्जर्व कर रहे पेरेंट्स को, तो माँ बाप को बड़े इससे वो वॉच करते हैं। तो माँ बाप जो करते हैं वैसे ही बच्चों में एक हद तक वो आदतें आती है, फिर वो खान पान की हो या बाकी भी आदतें हो। तो पेरेंट्स ने खुद में ऐसी आदतें अपने इसमें लानी चाहिए जिससे कि वो हेल्दी भी रहे और बच्चे भी उनको देख के उनमें भी वही आदतें हैं। तो हेल्थ जो एक मेजर फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असर करता है। तो हेल्थ अच्छी रहने के लिए अच्छा खान पान, हेल्दी फूड, नॉट जंक फूड। कई माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा दुबला है, दुबला होने से वो कमजोर जरूरी नहीं है। उनका है कि दिमाग में रहता मोटा बच्चा है, मैं स्वस्थ है। ये गलत बात है। बच्चा एक्टिव रहे, अलर्ट रहे और सब अपना काम करे, पढ़ाई करे, खेले, तो वो बच्चा एक्टिव होता है। और जिसको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़े, रिपीटेडली दवाइयां ना देनी पड़े, वो बच्चा स्वस्थ होता है। तो ये अपने दिमाग से ये रहना चाहिए कि हम अच्छा खान पान करें, उनको अपने हिसाब से खेलने दो। आजकल माँ बाप बहुत बांध देते हैं कि ये ट्यूशन लगाओ,
यहाँ जाओ, जो नॉर्मल नेचुरल गेम्स खेलना रहता है, खेलते हैं 4 बच्चों में, वो आजकल दिखाई नहीं देता। बहुत ज्यादा उनको टाइम बाउंड की, अब यहाँ इसमें जाना है, अब इसमें जाना है, तो वो नेचुरल जो गेम्स खेलने का ये रहता है उसमें नेचुरल ग्रोथ होती है। तो वो भी एक फैक्टर है कि उनको आउटडोर गेम्स के लिए प्रमोट किया जाए। अब जैसे कैसे प्रमोट करें, तो खुद पेरेंट्स भी, फादर है मदर है, जैसे टाइम मिले, आजकल दोनों वर्किंग रहते हैं तो प्रॉब्लम रहती है, बट वो खुद भी उनके साथ खेला, आउटडोर गेम्स के लिए ले जाए, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी खेलूंगा, तो उससे वो हैबिट बचपन से इनकलकेट होगी, तो दैट विल बी देयर हैबिट। पहले इनिशियली आपको उनको ये करना पड़ेगा, बट वो सबकॉन्शियसली वो हैबिट आ जाएगी। तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वन थिंग विच डेफिनेटली इम्प्रूव्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और तीसरा, घर का माहौल बहुत फर्क पड़ती है। अब जब ये सब चीजें नहीं होती हैं तो लाइफस्टाइल बिगड़ती है। लाइफस्टाइल बिगड़ने से ठीक है, आप सभी जुकाम बुखार सामान्य है, लेकिन क्या लाइफस्टाइल का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है? क्या कोई बहुत बड़ी डिसीज भी हो सकती है? एक तो खाने पीने से लाइफस्टाइल का जो है, क्योंकि जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन या ओबेसिटी, ये 2 एक्सट्रीम एंड्स है। अभी तो माल न्यूट्रिशन की तरफ ज्यादा है, ओबेसिटी पर बढ़ते जा रही है, ये डेफिनेट है। तो ये सब खान पान के ही कारण ही हो रहा है। तो माँ बाप को तो विशेष ध्यान देना ही है कि कैसे वेराइटी ऑफ फूड्स दे, पैलेटेबल फूड दे, कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, तो बच्चे खाने लगता है बचपन से। और आप पहले से हैबिट जो डालोगे, पर जंक फूड्स तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। आजकल तो माँ बाप ही खाते हुए दिखते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। घर में बहुत कम बनता है, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर हो जाता है, तो दैट इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। तो वो जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है टू अवॉइड मैल न्यूट्रिशन, टू अवॉइड फूड फैट्स, टू अवॉइड ओबेसिटी, क्योंकि हम ओबेसिटी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैल न्यूट्रिशन ऑफकोर्स विलेजेस में ज्यादा है, बट ऑफकोर्स इवन शहरों में भी दिखता है। एंड इट इज नॉट जस्ट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन, ये डेफिशिएंसीज भी बहुत असर करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या आपको लगता है कि बीइंग पेरेंट्स और हमारे देश में जो माहौल है, बच्चों को लेकर हम शायद उतना अवेयर नहीं है जितनी डेवलप कंट्रीज में? क्या बिल्कुल सही है। और ये अवेयरनेस वैसे देखा जाए तो हमारा जो भारतीय खान पान है, हमारा एक खाना होता है जो थाली में हम दाल चावल रोटी सब्जी चटनी अचार जो भी है, सलाद है, ये जो हमारा पूर्ण संपूर्ण हमारा जो खान पान है, जो पहले हम थाली में बैठ के पूरा आराम से बैठ के खाते थे, वो आजकल होता नहीं। तो उसमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, दही है, छाछ है, हमारी दादी नानी जो बना के रखती थी वो, तो वो जो खान पान है वो कहीं अब मिसिंग हो, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो वो जो है उसके कारण फर्क पड़ता है। तो पेरेंट्स को डेफिनेटली टाइम ना हो तो भी एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो ऐसा है कि पूरा खाना खुद भी खाए, बच्चे को भी खिलाए। तो ये अवेयरनेस जो हमारा पहले का जो था वो कहीं हटते जा रहा है। और हम हर चीज फॉरेन कंट्री से तो मिमिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका खान पान डिफरेंट है, एनवायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उनके डिफरेंट है। बट हम पुराना जो हमारा खान पान है वो ज्यादा स्वस्थ था। और दूसरा ये था कि जैसे यहाँ की खास करके गांव में या कई लेडीज है कि किस चीज में कौन से न्यूट्रिशन हमें मिलता है, वो अवेयरनेस होना जरूरी है कि मैं ये खिलाऊं तो इसको ये फर्क पड़ेगा, ये खिलाने से ये डिजीज हट जाएगी। जब भी कोई बीमारी होती है तो सेल्फ मेडिकेशन एक बड़ा पार्ट हो गया। क्या आपको लगता है कि ये भी परंपरागत रूप से जो हमारे अंदर बिल्कुल आया हुआ है, ये गलत? सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, खास करके शहरों में जो पेरेंट्स हैं, तो वो उनको लगता है कि कहाँ हम डॉक्टर के पास जाए, वैसे ही तो सर्दी खांसी बुखार है। तो हमारे डॉक्टर्स के पुराने प्रिस्क्रिप्शन वो देख के, दे आर दैट मच इंटेलिजेंट कि वो वही सेम ये देख के और वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो बहुत घातक है बच्चों के लिए। तो है, खास करके मैं ये कहूंगी कि एंटीबायोटिक्स तो कभी भी कोई भी पेरेंट्स ने या पेशेंट ने अपने मन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किस डोज में दे रहे हैं, किस पर्पज से दे रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, आपको नहीं मालूम। लेकिन अमूमन होता ही है कि पेन किलर की बात हो, बच्चे को सर दर्द पेन किलर्स भी नहीं, पेट दर्द हो रहा है, बिल्कुल, तो पेन किलर या एंटीबायोटिक पे हम तुरंत खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो एंटीबायोटिक तो ऐसा है कि डे बाय डे खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करने के कारण एंटीबायोटिक इतना हायर इस पे जा रहा है कि उससे असर जो हो रहा है वो हमारे न्यूबॉर्न, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज जो नर्सरी में एडमिट होते हैं,
तो वो इतना रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वो इतना ज्यादा हो गया कि उन पे हमें असर ज्यादा दिखता है। उन्हें हायर एंटीबायोटिक्स की जरूरत मतलब माँ अगर लेती रही है तो उसका माँ असर लेती बच्चों पर है, हो रहा है। एनवायरमेंटली इसमें वो दवाई का रेजिस्टेंस आता है, तो उनमें वो दिखता है कि वो असर नहीं करता है। तो हमने सेल्फ मेडिकेशन बहुत ये नहीं सोच समझ के ही लेना चाहिए, नहीं एंटीबायोटिक्स तो ले लेना चाहिए। और इसके कारण के पेशेंट पे भी फिर अगली बार वो आते हैं तो वो दवाई उनके असर नहीं करती है। तो एंटीबायोटिक जो है हम जैसे ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंटेलिजेंट वो ऑर्गेनिज्म थे, तो वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस आता है, वो ऑर्गेनिज्म हमसे ज्यादा फास्ट लगता है। तो वी शुड टेक केयर कि वी शुड नॉट सेल्फ मेडिकेट। जब बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे बच्चे स्कूल गोइंग रहते हैं तो उनका स्कूल जाना बंद हो जाता है। ड्यूरिंग इन्फेक्शंस एंड ड्यूरिंग रिकवरी फेज ऑल्सो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाती है। ग्रोथ अलग होती है, डेवलपमेंट अलग होती है। ग्रोथ यानी फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी मानसिक है, और बाकी जो हम स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं उस पे सब पे असर होता है। तो वो उस दौरान उस बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। खास करके मालनरी बच्चों का देखते हैं कि उनकी ग्रोथ उस पीरियड के लिए रुक जाती है। तो अल्टीमेट उनकी हाइट कम होती है, उनका वजन कम होता है, उनका भी हार्ट कमजोर होता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो न्यूट्रिशनल, इससे इवन न्यूट्रिशन हैज अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन। अगर माल नरिश्ड है या पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बहुत सारी दिमागी बीमारियां भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इसलिए तो बहुत महत्वपूर्ण दे रही है तो दर्शक देख रहे हैं। और बच्चों की न्यूट्रिशन से कितनी बीमारियां हो सकती है प्रॉपर नहीं है, उस पर बातचीत कर रही हैं। और जो हम रोक सकते हैं ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज है जो सिंपल न्यूट्रिशन में ही अवेयरनेस से आ सकती है। तो इससे खास करके, और दूसरा एक तो पहला पीरियड और एडोलेसेंट एज में भी अगर न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान दिया तो प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर एडोलेसेंट एज उस टाइम उनको वीकनेस नहीं आएगी, उनको इन्फेक्शंस नहीं होंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर पेरेंट को डॉक्टर्स से लगातार कंसल्ट करना चाहिए, हर उम्र के हिसाब से बच्चों को क्या खाना दिया जाए, रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि जब बीमार पड़े तभी बच्चों को लाया जाता है, या वैक्सीन लगाने हो तभी लाया जाता है, अदरवाइज नहीं आते। क्या किया जाए फिर? तो परंपरागत रूप से हम बीमार व्यक्ति होगा तभी अस्पताल में जाएगा, क्या उसके पहले भी बिल्कुल चेकअप किया जाए? जैसे हमारे यहाँ तो पर फॉरेन कंट्रीज में अब प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अच्छा। कि आप बीमार होने के बाद आपको ये इंश्योरेंस कर रहे हो, और ये आप पहले ही आप ईयरली, जैसे हम यहाँ 50 ईयर्स के बाद ईयरली चेकअप करते हैं, बिल्कुल, पर क्यों ना ये हम बच्चों में लाया जाए कि बड़े चेकअप्स नहीं पड़े, रूटीन चेकअप्स ईयरली 6 मंथली होने चाहिए ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो। अगर कोई बीमारी आ रही है तो थोड़ी सी जल्दी हो सकता है कि पकड़ में आ जाए। तो एक रेगुलर चेकअप, प्रिवेंटिव चेकअप होना भी जरूरी होता है, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन ये होना जरूरी है। इन दिनों क्या ऐसा है कि बच्चों में कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ है? बच्चों में बीमारियां ऐसा है कि यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ना सीजनल वेरिएशंस बहुत होते हैं। इन्फेक्शंस ही 90% प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो सीजनल वेरिएशन होता है। जैसे इन दिनों में खांसी, सर्दी, बुखार है, थ्रोट इन्फेक्शन है, बारिश के दिनों में भी इन्फेक्शंस होते हैं। बाकी टाइफाइड, मलेरिया तो जब बारिश रुक जाती, जब ब्रीडिंग सीजन होता है मॉस्किटोज का, तो डेंगू, मलेरिया ये सब होता है। तो ये ऑल द ईयर राउंड, तो ये जो इन्फेक्शंस जो है बच्चों में तो होते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम रहती है। कई बच्चे वैक्सीनेटेड भी नहीं रहते हैं। क्रॉस इन्फेक्शंस एक दूसरे को रेस्पिरेटरी खास करके रहते हैं, वो देते हैं। कंटामिनेटेड वाटर, हैंड वॉशिंग, अनकुक्ड फूड, बहुत सारी चीजें रहते हैं, मायने रखती है जो आपको बीमार होने में फिर ये होता है। तो आपको ये सारे, ऑफकोर्स आजकल सारे स्कूल्स में कम्युनिटी लिविंग वाले जो उनके ये रहते हैं उसमें भी सिखाया जाता है, बट वो अपने खुद में वो इनकलकेट करना हैबिट्स वो बहुत जरूरी है, जिससे बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट हो सकती है। और अभी तो सीजनल इसमें है, ऑफकोर्स पोस्ट कोविड के टाइम तो कोविड ही आतंक मचा रहा था, पर उस टाइम घर पे लोग घर के अंदर थे तो बाकी बीमारियां कम थी, सिर्फ कोविड ही कोविड था। बट अब फिर से दूसरी बीमारियां आने लगे। पोस्ट कोविड हमने काफी अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन बच्चों में भी धीरे धीरे दिखने में आ रहे हैं। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन कुछ हमने देखे कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। GBA गुलेन-बारे सिंड्रोम है, वो हमने इंक्रीज होते हुए देखा है। ये क्या है?
ये जो एक न्यूरोपैथी रहती है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा रहता है कि हमारे अगेंस्ट ही, हमारे शरीर के कुछ सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती है और वो हमारे नर्व्स को अफेक्ट होती है। तो धीरे धीरे असेंडिंग रहता है, ऊपर धीरे धीरे पैरालिसिस शुरू होता है। तो ये पहले भी थी, ऐसा नहीं है। शायद हमारे डिटेक्ट जल्दी होने लगी है, अवेयरनेस होने लगा है, बट ये थोड़ी सी कोविड के बाद थोड़ी सी ज्यादा दिखने में आ गई है। कुछ रीनल प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गए हैं बच्चों में, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गए हैं इंक्रीज। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने बहुत सारा स्टडी करी है, बट ऐसा नजर में आ रहा है। जी 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 जी। क्या किया जाए अब जब ऐसा है? तो अब क्योंकि कोविड तो निकल चुका है, लेकिन अब पेरेंट्स कैसे उस पर ध्यान दें? क्या करें? शहर में तो इजी है कि हम स्कूल्स में जाके भी अवेयरनेस करें। पेरेंट्स जो हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं उनको एक तो नंबर 1 रेगुलर चेकअप के लिए, और नंबर 2 है कि उनका बच्चों का खान पान न्यूट्रिशियस डाइट दे। नंबर 3 सेल्फ मेडिकेशन ना करे, और नंबर 4 जितने जल्दी हो सके कांटेक्ट करें डॉक्टर को, क्योंकि वो बीमारी बढ़ने के बाद फिर एक लिमिट के बाद हमारे हाथ में फिर ज्यादा नहीं रहता है। तो एक्सट्रीम एंड्स भी देखे पेरेंट्स की, एक छींक में भी डॉक्टर के पास चले जाता है एंड दे वांट एंटीबायोटिक। दूसरा एंड ऑफ पेरेंट्स ऐसा है कि वो 8-10 दिन घर पे ही अपना सेल्फ मेडिकेशन खुद ही ट्रीट करेंगे, उसके बाद आएंगे। तो दोनों इसमें मैंने ये कहूंगी कि टाइमली आप डॉक्टर को दिखाइए और सेल्फ मेडिकेशन ला लो, और जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है वो करना चाहिए। बच्चों की जो चिकित्सा है उसमें पिछले 20 सालों में क्या कोई बदलाव, मेजर बदलाव देखने को मिला है? जो टेक्नोलॉजी है इतना ज्यादा आगे बढ़ा है मेडिकल साइंस, काफी बड़ा है। और जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन भी नए नए आ रहे हैं, तो काफी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस कम हो गए हैं। जैसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। और जैसे 2 बहुत बड़ी बीमारियां थी, स्मॉल पॉक्स तो पहले ही इरेडिकेट हो चुका है, और पोलियो भी इरेडिकेट हो चुका है, वी आर पोलियो फ्री। तो ये 2 मेजर थिंग्स है जो हमने उस पर विजय पाई है थ्रू वैक्सीनेशन। कोविड भी आप तीसरा देख रहे हो कि बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन काफी कंट्रोल में आ गया है। तो ये 3 चीजें हैं, और आगे भी बहुत सारे वैक्सीनेशन के कारण काफी डिजीजेस कंट्रोल में आ रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा ये है कि जैसे फीटल मेडिसिन है, जैसे शिशु जो छोटा बच्चा जो माँ के इसमें रहता है, गर्भ में रहता है, तो उसमें भी कई बीमारियां हम लोगों को पता चल जाती है। आजकल बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, फीटल स्क्रीनिंग होता है, और न्यूबॉर्न पैदा होने के बाद भी बहुत सारे डिजीजेस स्क्रीनिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। उसमें काफी मेजर 5-6 बीमारियां डिटेक्ट हो जाती है। या तो इंट्रा यूट्राइन डिटेक्ट होती है, कभी तो ऐसे कुछ ही है कि इंट्रा यूट्राइन ही उनका इलाज हो जाता है। तो दैट इज ऑन द राइज एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग कि फीटल मेडिसिन और फीटल मेडिसिन यानी डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस और उनका ट्रीटमेंट इंट्रा यूट्राइन या बाहर आने के बाद। तो वो जो पार्ट ऑफ मेडिसिन है वो काफी आगे बढ़ते जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम भारतवासी जो है, हमको हमारा भारत पूरा स्वस्थ चाहिए, और स्वस्थ भारत तभी होगा जब हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, वो एज ए एडल्ट स्वस्थ रहेगा। तो वहां से हमको टारगेट करना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज्यादा जरूरत। कोरोना काल के बाद में क्योंकि अब आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन डॉक्टर होते होते आप मनोचिकित्सक के रूप में भी काम करते, आप समझती हैं, मनोविज्ञान समझती हैं। स्क्रीनिंग टाइम बहुत बड़ा कोरोना के वक्त, बच्चे मोबाइल पर, टैब पर, कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा हो गए। क्या उससे कुछ बीमारियां संभव है कि आगे? बिल्कुल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो गए। ये बहुत ये जो इश्यू है इस पे वाकई बड़े, इस पे एक तो ये होना चाहिए अवेयरनेस अभियान होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, चाहे गांव के बच्चे हो चाहे शहर के हो, सभी इसके। इवन गांव में भी सबके पास अच्छा मोबाइल रहता है, उनके बच्चे भी देख लेते हैं। हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में अधिकतर गरीब बच्चे आते हैं, पर पेरेंट्स के पास अच्छे मोबाइल है, तो बच्चा बीमार भी हो तो भी ऑल द टाइम वो मोबाइल पे रहता है ताकि वो रोए नहीं। तो उसका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम में मोबाइल का भी टाइम इंक्लूड होता है, टेलीविजन का टाइम इंक्लूड होता है, गेम्स जो खेलते हैं वीडियो गेम्स वो टाइम इंक्लूड होता है। तो अभी जैसे हमारे सेंट्रल IIT में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी एक ये निकाला है कि ये स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कुछ पेरेंट्स को टिप्स दी जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है।
तो वो और अभी तो ये है कि 2 साल के नीचे के बच्चों को तो 1 घंटे से ऊपर या स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। 2 क्या 5 साल तक के वैसे जो नहीं हो पाता है। छोटा बच्चा रहता है तो कहीं से वीडियो कॉल आ गया तो उसको दिखा दिया, तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स इज ओके, बट इट शुड नॉट लास्ट। हाँ, तो वो हम वहां से शुरुआत करते हैं कि देखो ये बात कर रहे हैं, कहीं से पेरेंट्स का फोन आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स, वो बढ़ते जाता है। फिर बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में वीडियो गेम दे दिया, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, तो स्क्रीन टाइम और टेलीविजन पे और अलग अलग सीरियल्स आती, तो पेरेंट्स ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए ताकि बच्चा भी अपना स्क्रीन टाइम कम करे। तो उसके लिए कि पेरेंट्स उस टाइम उनके साथ आउटडोर गेम खेलो या कुछ इंडोर भी कुछ गेम्स खेल सकते हैं, उनके साथ कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। तो दैट वे वी शुड रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, हमें कम करना चाहिए, क्योंकि उससे असर होता है कि ऑफ कोर्स चश्मे जल्दी लग रहे हैं, विजन प्रॉब्लम्स आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया तो इरिटेट होते, आए दिन आप न्यूज सुनते पेपर में कि मोबाइल छीन लिया तो खुदकुशी कर ली। तो ये जो साइकोलॉजिकल है ये उसी के कारण और बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा ये है कि आप यूट्यूब है, इस पे लाइक्स आ रही है, व्हाट्सएप पे या जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एडोलेसेंट एज में डिप्रेशन आ रहा है, एरोगेंस आ रहा है बहुत, और वो लोग एग्रेसिव हो गए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट एज में भी, बच्चों में भी। फिर टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, वो क्या खाते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता, तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिलता है। और आपका थिंकिंग जैसे आप देखते हो वैसे, जैसे आजकल स्पिरिचुअल सब गुरुज और सब बोलते हैं कि आप जैसा देखते हो उस टाइम खाते हो, वैसा का वैसा आपके शरीर में जाता है। तो आप कुछ अच्छा, आपका एक टेबल टाइम होना चाहिए जिसके साथ आप सब मिलके खाना खाएं और अच्छा डिस्कशन हो। एक अंतिम सवाल है कि आप इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में लगातार लंबे समय से हैं, एचओडी के रूप में काम कर रही हैं। जो डॉक्टर्स जो होते पेडियाट्रिक होते हैं, उनके लिए आदर्श पेडियाट्रिक क्या होना चाहिए? कैसे आप उनको बताती हैं, उपदेश देती हैं कि बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में कैसे उनसे डील की जाए? जैसे कई बार होता है कि हम लोग ना बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं तो पेरेंट्स कुछ बोलने के पहले ही हम कुछ डायग्नोसिस बना लेते हैं या कहते हैं कि अरे नहीं ये ठीक से नहीं कर रहे, तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल फॉर द पेरेंट्स। और मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार हमारे यहाँ गाँव की लेडीज आती है, शहर में भी इन लॉज साथ में आके बैठ गए, तो वो बच्चे की माँ को बोलने ही नहीं देता। तो जो भी है बच्चे की माँ जितना ऑब्जर्व कर सकती है वो शायद ही कोई करता होगा बच्चे के लिए, तो लेट द मदर्स कि बच्चे की माँ को बोलने दीजिए कि वो क्या, हाँ वो माँ जो वो फर्स्ट डॉक्टर होती है, तो उसका जो ये ऑब्जर्वेशन है वो माँ को बोलने दिया जाए। तो कई बार हम माँ को नहीं, अच्छा आप बताइए, तो हमने माँ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सबका सुनना चाहिए, पूरी तरह सुन के उनका फिर हमने ये और प्रॉपर उनको गाइडेंस देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आए दिन हम इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हो या फटाफट एंटीबायोटिक लिख रहे हो, तो ये भी नहीं कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस लिख दे तो उस डर के मारे वो चले जाएंगे और दवाई भी नहीं खाएंगे। उनको सोच समझ के कि ये पेशेंट गरीब है, ये कितना खर्चा कर सकता है, दवाई पे खर्चा कर सकता है या जांच पे कर सकता है, ये भी उनको सोचना पड़ता है। तो बहुत फर्क पड़ता है और उनको हर इसमें हमको खान पान के बारे में भी बताना चाहिए, डॉक्टर ने उनको वैक्सीनेशन के बारे में भी बताना चाहिए, प्रिवेंशन के बारे में भी बताना चाहिए, और खुद अपने में वो सारी वैल्यूज होनी चाहिए पेरेंट्स। डॉक्टर स्वाति प्रशांत जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। विश्वास कीजिए कि बहुत फ्रूटफुल और बहुत उपयोगी ये इंटरव्यू बन गया है। जो लोग ये सब देख रहे होंगे उन्हें पता है कि कितना महत्वपूर्ण इंटरव्यू हो गया। थैंक यू। तो आपने डॉक्टर स्वाति प्रशांत जी को सुना, और निश्चित रूप से यदि आप अपने बच्चे को बीमारी से मुक्त रखना चाहते हैं, उसे स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसे एक स्वस्थ नागरिक बनाना चाहते हैं, और आप गौरव करना चाहते हैं कि वो आपका बेटा है, तो इस तरह के इंटरव्यू देखिए, ये इंटरव्यू देखिए, ना सिर्फ देखिए बल्कि अपने जो खास हैं, अपने नियर और डियर्स हैं, उन्हें भी भेजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।